प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। एंटी करप्शन में उनका केस चल रहा है। उन पर कुछ प्लॉट्स बतौर तोहफा वसूल करने या बतौर रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम है। और राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए जब रावलपिंडी पुलिस यहाँ इस्लामाबाद पहुँची तो इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर उनसे ताउन नहीं किया और कहा ये कि आपका के पास जो वारंट गिरफ्तारी है इसमें तो फैसलाबाद का एड्रेस लिखा है, तो जाइए जाकर उनको फैसलाबाद से गिरफ्तार कीजिए, यहाँ आप क्या लेने आए हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, वो गिरफ्तार नहीं हो सके। इस पर ज़ाहिर है हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी राना सनाउल्लाह साहब को ये गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि अपने लॉन्ग मार्च का रास्ता हमवार कर सकें। तो इस पर सियासत भी हो रही है, कानूनी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ पर छापे मारे गए। तो आज ये जवाबी कार्रवाई भी दिखाई देती है कि राना सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो ये मामला कहाँ जाकर हल होगा। दूसरा, लाहौर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का एक 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है कि उन्होंने अपनी कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम पर जाली अकाउंट्स बनवाए और उसमें 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। आज FIA प्रोसिक्यूटर ने यह कहा है अदालत में कि जी हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के बराह रास्त कोई सबूत नहीं मिले। तो प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और कहा है कि नो डायरेक्ट एविडेंस इज फाउंड इन दिस केस शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ। तो ये मामला क्या है, कहाँ जाएगा। इसमें जो 64 सफ़ात का चालान है उसमें उस वक्त की FIA ने, जो इस हुकूमत से पहले की FIA थी, एक एक ट्रांजैक्शन का तफसीली जिक्र इसमें मौजूद है इस चालान में कि किस मुलाजिम के नाम पर कौन कौन से बैंक अकाउंट थे और उसमें कब कब किस किस दिन कितने कितने अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और कितने करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई। ये पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन आज FIA ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा के बराह रास्त इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये जो मकसूद चपड़ासी जो वफात पा गए हैं उनसे पूछिए कि उनके अकाउंट में कहाँ हैं, या बाकी लोगों से पूछिए। तो ये मामला क्या है। और इसके साथ साथ हम ऑडियो लीक्स पर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं, सियासत होती रही है, बयान दिए जाते रहे हैं। इमरान खान का बयानिया, उनकी लॉन्ग मार्च की जो कॉल है या उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उस पर ये कितना असर डाल सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और ज़िमनी इंतखाबात से हुकूमत एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ का कहना है कि फ़रार इख्तियार कर रही है सैलाब का बहाना बनाकर और एक सियासी जमात के मुतवक्के या मुमकिन धरने को या लॉन्ग मार्च को बुनियाद बनाकर। तो आज इस पर तज्जिया हासिल करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। मेरे साथ स्टूडियोज़ में राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है। माहिरा का बहुत शुक्रिया साहब, खुश आमदीद। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हबीब साहब बहुत शुक्रिया। और आमिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ राना सनाउल्लाह से। राजा साहब ज़रा ये बताइए कि क्या उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस केस में आपके इल्म में है कि उन पर एक एंटी करप्शन में एक मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने एक 2 प्लॉट्स जो हैं वो ले रखे हैं, लेकिन गिरफ्तारी का तरीकाकार ठीक था। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ये कहा गया कि जी फैसलाबाद से जाकर उनको गिरफ्तार करें, वहाँ पर लिखा है। तो ये ऐसा ही होता है कानून में? देखिए, वो पहली बात तो है कि पंजाब पुलिस को पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद में जोन से हैं यहाँ पे वारंट्स मनसूख किए जाते हैं। वारंट्स के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है। हाल ही आपने देखा कि जिसके 5 साल से वारंट्स थे, जो कि मफरूर था, जो इलाज के बहाने से एक वज़ीर आज़म के जहाज़ पे गया, फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ पे आया और उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो वारंट्स उसके जोन से थे, परपेचुअल थे, वो मनसूख कर दिए गए, हल्फ दे दिया गया, मिनिस्टरशिप दे दी गई। उससे पहले आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद में मरीम बीबी का केस था, वो भी हो गया, अभी आपने और बताया। और पंजाब पुलिस मैं समझता हूँ कि गालिबन इतनी सीरियस है भी नहीं कि वो इसको इस अंदाज़ में पकड़ने के लिए आई। पकड़ने के लिए आने के लिए जो कानूनी तरीक़ाकार होता है कि जब आप दूसरे सूबे से किसी की कस्टडी लेते हैं तो वहाँ के होम सेक्रेटरी से यानी कि इंटीरियर सेक्रेटरी से इनको परमिशन लेनी होती है, उनके नॉलेज में लाना होता है, और वो तो खुद इंटीरियर के मिनिस्टर हैं। तो ये एक ऐसी कार्रवाई है कि जो सिर्फ दिखावा समझा जा सकता है, जो बराए नाम पंजाब पुलिस ने एक वो किया है, अदरवाइज कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। तो क्या पंजाब पुलिस को इंतजार करना चाहिए था कि वो पंजाब में दाखिल हों, उनको फिर गिरफ्तार किया जाए? ऑब्वियसली पंजाब में दाखिल हों या कहीं अगर और किसी सूबे में हैं, KP में वो जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये करें। अदरवाइज इस्लामाबाद में आई डोंट थिंक सो कि किसी तरीके से पॉसिबल है कि राना सनाउल्लाह को यहाँ पे मौजूद आप किसी भी
आप कह लें पुलिस का या किसी एजेंसी के तावन से आप उनको गिरफ्तार कर पाएँ, इट सीम्स टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और असल इशू की तरफ देखें कि जी पंजाब पुलिस देखे कि जी पंजाब पुलिस जो सी है उनकी जुरिस्डिक्शन तो इस्लामाबाद तक है, तो क्या पंजाब पुलिस की आंखें बंद हैं कि ये इस्लामाबाद को जो कंटेनर से भरा जा रहा है, ये कंटेनर्स क्या उड़ के इस्लामाबाद में आ रहे हैं? बाउंड्रीज तो या केपी पुलिस की हैं या पंजाब पुलिस की। ये इतने सैकड़ों के हिसाब से ड्राई पोर्ट पे तो नहीं होते कंटेनर्स, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो देयर आर सम सीरियस इश्यूज के जो पंजाब पुलिस को टैकल करने हैं। बाकी जहाँ तक रहा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना सीरियस बात है कि ना कोई उनमें कैपेसिटी है, ना उनमें कोई कैपेबिलिटी है, ना वो ये अरेस्ट कर पाएंगे मौजूदा जो हुकूमत है इसके होते हुए। सही है। तो हबीब अकरम साहब, अगर ये गैर संजीदा कोशिश है तो इससे क्या फायदा हासिल करना मकसूद हो सकता है? और आपको ये लगता है कि ये पुलिस की कार्रवाई है खाली, या इसके पीछे आपको सियासी मुहर्रिकात देखते हैं, एक सियासी कोशिश भी देखते हैं? और इससे अगर जो पंजाब हुकूमत है उसका इसके पीछे हाथ नजर आता है तो उससे वो क्या हासिल करना चाहेंगे? गिरफ्तार करके नहीं, गिरफ्तारी की कोशिश जाहिर करके। असदुल्ला साहब, पाकिस्तान में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं, बल्कि मुतरादिफात हैं। यहाँ पे किसी के खिलाफ इस्तगासा होता है, किसी के खिलाफ मुकदमा होता है, तो मोस्टली उसके पीछे नीयत ये होती है कि इसको सजा मिले ना मिले, जुर्म इसने किया हो या ना किया हो, दरअसल इसको फंसा दिया जाए। तो हमारी ये जो अप्रोच है निचली सतह की, ये अप्रोच हमारी आला तरीन सतह पर भी है। आला तरीन सतह पर भी हम देखते हैं कि इसी तरह मुकदमेबाजी बनाई जाती है। एक सियासी जमात अगर इख्तिदार में आती है तो वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ पर्चे दर्ज कराना शुरू कर देती है, और ये बिल्कुल वही कैफियत है जो 1988 से लेकर 1990 के दौरान हमने लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान देखी थी। उस वक्त भी ऐसा होता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके एक वजीर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा और उनका वो मुल्तान आना चाहते थे, तो उनका मुल्तान आना मना कर दिया गया, और फिर एक बदिक्कत तमाम उन्हें बलूचिस्तान से होते हुए वो इस्लामाबाद के हवाई अड्डे, उस ज़माने में रावलपिंडी में हुआ करता था, तो वो बड़ी मुसीबत से फिर वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचाए गए। तो एक महाजराई की कैफियत दोनों तरफ से बरकरार रहती थी। और आपको याद होगा उसी दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के जो ख़ानदानी बिजनेस थे उनको नुकसान पहुंचाने की बाकायदा तौर पर कोशिश की गई, कभी टैक्स और कभी कस्टम और कभी कुछ और कभी कुछ। ये सारे मामला हमेशा की तरह होते रहे हैं। तो इस वक्त भी दरअसल हम जो कुछ देख रहे हैं वो, आप तो अभी नौजवान हैं, शायद आपके लिए कुछ नया हो, लेकिन आमिर जाज साहब और मेरे लिए इनमें से कुछ भी नया नहीं है। ये सब चीज़ें हम बर्बादी इस मुल्क की अपनी आंखों से इसी तरह देखते आए हैं। पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है उसका इन्हदाम हमारी आंखों से इसी तरह ब्रिक बाई ब्रिक हुआ है कि जब हमने अपने सिस्टम को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक पहले हमारे इलेक्शन कमीशन को दाद दें कि उसने एक ऐसा फैसला फॉरेन फंडिंग का किया, छापे, इससे किसको क्या हासिल होगा? कौन क्या हासिल करना चाह रहा है सियासी तौर पर? अच्छा, दोनों तरफ से देखिए, बात यह है कि ये मामला शुरू हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में मामला शुरू हुआ है विफाक से। विफाक में जनाब पहले ये पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी में और जो वजीर खजाना की मौजूदगी में, कई वज़रा की मौजूदगी में अपनी हुकूमत को ये कह चुकी है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। और गोया ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इमरान खान को गिरफ्तार करना या इमरान खान से रिलेटेड लोगों को, उनकी पार्टी से रिलेटेड लोगों को गिरफ्तार करना। अब इसका रद्द अमल में पंजाब से भी यही सलूक हो रहा है कि पंजाब में आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक सूबे में राना सनाउल्लाह जो हमारे वजीर दाखिला है उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा भी पता नहीं किस बुनियाद पे और क्या उसकी उन बुनियादें भी कुछ इतनी मुस्तहकम है या नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे वज़रा, वफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो आप इससे ये दोनों पार्टियां आखिर क्या मैसेज देना चाह रही हैं?
क्या ये इतने मुतहारिब हो गए हैं, इतने फासले पे चले जाएंगे, जा चुके हैं कि इनके दरमियान कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इन दोनों को बिठा सके कहीं पे। इसलिए ये बुनियादी, यानी ये माहौल देख के ये बुनियादी जरूरत बन गई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के मालिकों के पास जाया जाए, यानी पाकिस्तान के अवाम के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप इलेक्शन के जरिए हमें बताएं कि कौन है हक हुक्मरानी का अहल। ये किरची किरची जोड़ा हुआ मैंडेट या फिर कोई वो सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, वो इन दोनों में से कौन है जिसके पास अवाम का ओरिजिनल मैंडेट है। दस्तूर की तशरीहात के जंगल में पगडंडियों पर चलने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई मुसाफत कता नहीं होगी, हम सिर्फ अपना रास्ता खोटा करेंगे। बिल्कुल सही है। और ये बेचैनी और एक अफरा तफरी की सी कैफियत पैदा होती जा रही है दिन ब दिन। आमिर साहब, एक अजीब व गरीब सी चीज़ हो रही है, एक बेचैनी की फ़ज़ा है और जाहिर है एक सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए तमाम सियासी जमातें अपना हिस्सा डाल रही हैं, हुकूमत भी डाल रही है। हालांकि हुकूमत को यह सूट नहीं करता, हुकूमत को सूट करता है कि सियासी इस्तेहकाम हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम हो और उनके ऊपर मुआशी दबाव कुछ कम हो, लेकिन वो इस बात की परवाह किए बगैर गिरफ्तारियों का सिलसिला और फिर जवाब में फिर जाहिर है हुकूमत पंजाब की तरफ से इनिशिएट हुआ है। तो ये क्या लाहेअमल बनाकर किया जा रहा है ऐसा हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से? अभी अकरम साहब ने बड़ा अच्छा तारीखी तनाजुर दिया और हालात हाज़िरा की रोशनी में दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये अलामत है कि जो आपका निज़ाम है वो चल नहीं पा रहा। अब उसमें उसकी बहुत सारी निशानियां हैं कि ये चीज़ें जो है इम्प्लोड कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है शिकस्त व रेख का शिकार हैं। कि सूबा बमुकाबला वफाक है और ज़ाहिर है कि ये इसमें इस बात का तयन करना है कि जी पहल जो वफाक ने की है सूबे ने की है। तो जो हमें शवाहिद मिलते हैं कि जनाब एक ख्वाहिश है कि जनाब इमरान खान साहब को जो है जेल में होना चाहिए, उनके जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनको जेल में होना चाहिए। और ये जो ख्वाहिश है ये ज़ाहिर है कि मैं नहीं समझता कि नून लीग के हर जो है कहते हैं ना आजमाए हुए शख्स की है कि जो लोग सियासत को समझते हैं वो गालिबन इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, लेकिन क्योंकि मरियम और उनके इर्द गिर्द के करीबी लोगों की ये ख्वाहिश है, या नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है नून लीग में उनकी ख्वाहिश है, तो हम देखते हैं कि बजाय इसके कि आज जो है सियासी हिद्दत उसमें कमी आए बल्कि उसको बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि भी आपने अपने सवाल में भी कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है और उसका मतलब उसको सूट भी ये बात करती है कि जनाब तनाव और कशीदगी कम हो और तजाद को आप कम करें, हल करें। यहाँ पर उल्टा बढ़ा रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं गिरफ्तारियां करके और जी कंटेनर लगाकर और घड़े खोद कर इस्लामाबाद में और जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ को विक्टिमाइज करके अगर वो समझते हैं कि जनाब इससे जो है रास्ता बेहतर हो जाएगा, उनके लिए मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मईशत बहाल होगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। मुझे तो लग ये रहा है कि बाकायदा एक मनसूबे के तहत माइन फील्ड बिछाई जा रही है पूरे निज़ाम के अंदर कि जिस तरह से, और उसमें हुकूमत भी उसको, क्योंकि गालिबन इस हुकूमत को यकीन नहीं है कि अगर इंतखाबात ये कौन बिछा रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हुकूमत बिछा रही है। ये किसका मंसूबा है? नहीं है, मैं आ रहा था असद के हुकूमत जो है उसकी मुझे लग रहा है कि उनको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि वो जो उनका इरादा है कि वो अगले अगस्त तक सितंबर तक हुकूमत में होंगे, या अगर होंगे हुकूमत में और इंतखाबात होंगे तो फिर उसके बाद भी ये जीत सकेंगे। तो ये आने वाली हुकूमत के लिए वही सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि जो माजी में सागदार साहब करके गए थे। आप याद करें कि इस मुल्क को जो जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, तो वो एक बार फिर आप उसी तरह कर रहे हैं। एक थोड़ा सा इस्तेहकाम आया था, बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत थी, आप फिर जो है इकोनॉमी को ओवरहीट करने की बात हो रही है। एक मरतबा फिर जो है कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है अगर दानिस्ता तौर पर यह किया जा रहा है सियासी फायदा हासिल करने के लिए। तो ये तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासी फायदा हासिल करना है और दानिस्ता तौर पर ये माइंस बिछाई जा रही हैं, तो ये तो एक मुल्क दुश्मनी से कम नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। एक और चीज आज हुई है राजा साहब, वो ये है कि एफआईए ने आज एफआईए प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर यह कहा है कि जी वो जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें शहबाज शरीफ और हमजा की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा ये कोई केस नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें तो हम जो चलान हमारे सामने है उसमें एक यानी इस केस के बारे में कहा जाता था कि अगर किसी केस में सबसे ज्यादा सबूत मौजूद है तो वो यही मौजूद है, और उसमें शहबाज शरीफ और हमजा की तो इन्वॉल्वमेंट के सबूत ही नहीं मिले। असद, आपने अपने इंट्रो में कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि जी ये इस हुकूमत की एफआईए
और इस हुकूमत से पहले की FIA। ये FIA तो एक महकमा है, एक होती है, ये हुकूमत से पहले की FIA। प्रोसिक्यूटर बदल जाते हैं, आपकी पॉलिसीज FIA बदल जाती हैं, में DG क्या बदल फर्क जाता है? है। DG बदल जाता है। इस केस में जो हेड कर रहे थे इंक्वायरी, उन साहब की, उस ब्रिलियंट ऑफिसर की डेथ हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन। उसके बाद जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने लिख के दिया अदालत में कि जी मुझे जो DG FIA की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसने वर्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया कि जी गालिबन वो इस केस को परसू नहीं करना चाहते। अगर वो इस केस को परसू नहीं करना चाहते, और जब ये तमाम चीज़ें हुई तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भी मंगाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि जी ये प्रोसिक्यूशन किस किस्म की बातें कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस ना करे अदारों को, और जो उनके केसेस वहाँ पे चल रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर अब भी लाइव है, वो देख रहे हैं कि जी क्या हो रहा है। और अगर जौन सा है प्रोसिक्यूटर ये लिख के देता है कि जी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इन दोनों साहिबान के खिलाफ, शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ जी, तो मैं समझता हूं कि वो खुद से तो नहीं लिखेगा, अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम DG लिखेगा, और DG होता है इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर। तो इसका मतलब होगा कि अगर वो राइटिंग में ये चीज देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जिनके पास ये मैटर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर उस मिनिस्टर को भी बुला लेगी, उस DG को भी बुला लेगी, और उस प्रोसिक्यूटर को भी बुला लेगी। जज तो बेचारा बैठा हुआ है वहां पे, वो तो बैठा है कि जी जनाब लाओ प्रोसिक्यूशन करो। लेकिन अगर ये स्टांस लिए गया, नहीं मगर सुप्रीम कोर्ट क्यों बुला लेगी? वो क्या मैरिट्स को देखेगी, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने देखना है कि इंसाफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि उसकी मुताबिक अदालतों में किस किस्म की जो प्रोसिक्यूशन है, जो मेगा करप्शन के केसेस हैं, उनमें क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपके इल्म में है कि रिकॉर्ड भी मंगा लिया है तमाम केसेस का। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्होंने आते ही ECL से नाम हटाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा कि जनाब आप खुद तो कैबिनेट जो 60% बेल पे है, वो कैसे अपने आप को ECL से निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो इन्होंने लेजिस्लेशन की, नैब लॉज की अमेंडमेंट्स, उसको भी देख रही है। तो ये वो चीज़ें नहीं है कि जो अभी एक दिन में अगर प्रोसिक्यूटर बेचारे की गर्दन पे आप ये डाल देंगे, ये मैटर कल को खुलेंगे, और इसमें चाहे DG हो चाहे मिनिस्टर हो, दे वुड बी कॉल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इनको बुलाया जा सकता है, और इनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें होंगी। बिकॉज इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि मकसूद चपड़ासी, एक वो चीनी वाला था या दूसरे थे, या इसमें और जो उनसे गवाह हैं, वो कह दें कि जी डायरेक्ट तो कोई कभी मुलव्वस नहीं होता। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि जनाब आपने लेयरिंग करके, आपने पैसे को छुपा के बैरून मुल्क भेजा और फिर वहां से वापस मंगाया। मसूद चपड़ासी तो कभी ट्रैवल करके नहीं गया था, लेकिन वो पैसा उसने को यहां से हुंडी के जरिए बैरून मुल्क जाता था, वहां से वापस मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आता था। वो कि जनाब इसने कहीं इन्वेस्ट करना है, वो कहां पे इन्वेस्ट करता था? पैसा ट्रैवल करके इनके अकाउंट्स में जा रहा था। अगर इस फैमिली के अकाउंट्स में वो पैसा उस चपड़ासी के या दीगर लोगों के अकाउंट से जा रहा है, तो हाउ अ प्रोसिक्यूटर और एनीबॉडी कैन से तो देखें कि ये चालान में तो इन मुलाजिमीन की सैलरी स्लिप्स लगी हुई हैं, इनका अपॉइंटमेंट लेटर लगा हुआ है कि जब ये अपॉइंट हुए थे तो 8,000 रुपए तनख्वाह थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते अब इनकी इस वक्त की तनख्वाह 25,000 रुपए थी, इनके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। लेकिन ये साबित नहीं कर सक रही ना प्रोसिक्यूशन के ये जो ट्रांजेक्शन हैं ये शहबाज शरीफ के लिए हो रही हैं या उनकी हैं, और हमजा ये बड़े क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि उसके अकाउंट में आया। क्या उसने घर में ले जाके वो पैसा दफन कर दिया? नहीं, उसके अकाउंट से अगेन ट्रैवल होता है जी। और वो जहां पे ट्रैवल करके लैंड करता है वो इसी फैमिली के अगर अकाउंट्स हैं तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। आई थिंक अगर ऐसी कोई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें डेफिनेटली इसमें कॉल करेगी रिकॉर्ड, और देखा जाएगा कि जनाब ये किस तरीके से, क्या हुकूमत को ये इख्तियार है कि भले से FIA उनके अंडर हो, लेकिन उसको प्रेशराइज करके या उसका DG चेंज करके या प्रोसिक्यूटर चेंज करके आप जो मुल्क की लूटी हुई रकम है या जो एक ऑफेंस है, एक जुर्म को इस अंदाज में खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आते ही जब ये हुकूमत आई थी तो चूंकि इसका रिकॉर्ड मंगवा लिया था तो वो इसको इंटरवीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुला सकते हैं मुमकिन तौर पर। बिल्कुल सही है। और आप ये कह रहे हैं कि DG FIA को भी बुलाया जा सकता है कि जी ये आपने किस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो DG FIA की। बिल्कुल ठीक है। हबीब अकरम साहब,
सर ये बताइए कि हवाएं बदल रही हैं, माहौल तब्दील हो रहा है, हालात तब्दील हो रहे हैं, फ़ज़ा बदल रही है। हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो 5 साल से आ नहीं पा रहे थे वो आ गए। मरियम साहिबा का केस अचानक कंक्लूड हो गया और उसमें बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की राय में नैब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो उन्होंने वहां पर खामोशी इख्तियार कर ली। बहुत सारे सवालों का जवाब इसलिए नहीं दिया, बावजूद इसके कि उनके पास जवाब मौजूद थे उन्होंने नहीं दिया। अब क्या वजह है, क्यों नहीं दिया, ये मालूम नहीं है। लेकिन ये हुआ, मरियम साहबा की एक्विटल हो गई और अब ये आज जो हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, आपके लिए हैरान कुन है? देखिए, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात बाज़ मुल्कों में जो कानून अपना रास्ता नहीं बनाता बल्कि कानून की मिसाल एक बादबानी कश्ती की तरह की है, जिसका ना पतवार है ना कोई मल्ला है, बल्कि जिस तरफ की हवा चलती है उस तरफ कश्ती भी चल पड़ती है। जिस तरफ बहाव होता है पानी का, कश्ती भी उस वक्त तेज़ी से चलने लगती है। तो बाज़ औक़ात कानूनी मामलात को देख के अगर किसी के जहन में ये गलतफहमी होती है या बदगुमानी आती है तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी अनफाउंडेड नहीं है या इतनी बेबुनियाद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर माजी में भी हमने देखा है कि हमेशा जो फैसले हैं वो बहुत दफ़ा फैसले ऐसे वक्त में होते हैं पॉलिटिकल लोगों से मुतल्लिक जब उनकी खुद अपनी हुकूमतें होती है। सदर जनाबे ये भी कोई आज ये जो आज काम हुआ है, कुछ अर्सा पहले जनाबे सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ यही हुआ था कि उनको उन्हीं के दौरे हुकूमत में माशाल्लाह रिलीफ मिल गया था। जनाबे नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से राजा साहब बता सकते हैं कि वो जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर शायद आज तक एक ही फैसला पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जिसमें कंडोन किया गया कि जनाब इतने अरसे में अपील दायर होनी है, वो नहीं हुई। ये जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बाहर तशरीफ़ ले जाना है, जनाब इसहाक डार साहब का वतन वापस तशरीफ़ लाना है, और फिर जी वो जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान में जो कानून का जो अमल है, मैं इसमें काफ़ी मोहतात रहना चाह रहा हूँ असद, और मेरे पास अल्फाज की काफ़ी कमी है। वो ज़रा मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जब गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। तो बात यह है कि मैं अपने गुफ्तार के उसलूब को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और निहायत अदब के साथ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान जो है, जब पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ के हिसाब से दर्जाबंदी की जाती है तो पाकिस्तान नीचे से बिल्कुल आखिरी मुल्कों में उसका शुमार होता है। तो ये कोई वजह कुछ ऐसी ही होगी ना। जी बिल्कुल सही है। राइट सर, मैं इस पर आमिर ज़ा साहब की राय भी लेना चाहूँगा और फिर मैं एक और इनिशिएट करना चाहता हूँ डिस्कशन को कि ये जो ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है, इससे किसको कितना नुकसान हो रहा है और किसके बयानिए पर ये लीक्स कितना असरअंदाज हो रही हैं। इमरान खान की क्या ये बात मानने के लिए लोग तैयार हैं कि ये डीप फेक है, या हुकूमत की ये बात मानने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे कि इमरान खान जो है वो साजिश कर रहे थे और साइफर झूठ है। इमरान खान के बयानिए पर ये ऑडियो लीक्स कितना असरअंदाज होंगी, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर ज़ा साहब, ये जो ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म है और इमरान खान की एक के बाद दूसरी ऑडियो आई है और फिर जो उनकी हालिया ऑडियो जिसमें वो मुबैना तौर पर जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये मेरी ऑडियो नहीं है या ये फेक है, डीप फेक है, तो उसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, 5 अफराद खरीदने की बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में उनके बयानिए को कितना हर्ट करेंगी ये ऑडियोज जो एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं? तो मुझे अगर इजाजत है कहने की कि जो ज्यादा फिक्र की बात है वो इन ऑडियोज में जो कंटेंट है वो इतना नहीं है, बल्कि ये है कि जी टेप किसने किया, किसने रिकॉर्ड किया और कौन लीक कर रहा है। पहला बुनियादी सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये सब चीजें मुबैना तौर पे अगर फर्ज करें टेप की गई हैं तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और वहां सिर्फ इमरान खान जो है वो सिर्फ इसकी बात नहीं करते कि जी उन्होंने किस अपनी मुखालफिन के खिलाफ क्या बात करनी थी, बल्कि ये बात भी होती होगी, यकीनन होती होगी, और रिकॉर्ड होंगे जब इसका रिकॉर्ड है कि जनाब किस मुल्क से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, किससे हमारा और जो सिक्योरिटी के और सेंसिटिव हसास मामला हैं वो भी डिस्कस होते हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब के दौर की भी हमने ऑडियो सुन ली और इमरान खान साहब के दौर की भी। तो पहला जो मेरा कंसर्न है बहुत सारे पाकिस्तानियों को होना चाहिए वो यही है कि जनाब ये टेप किसने किया और कैसे लीक हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि जो आज की अगर आप पोलराइज सियासत देखें तो उसमें मैं नहीं समझता कि जो सब बंदी हुई भी है, जो इमरान साहब के चाहने वाले हैं वो उसी तरह रहेंगे,
और जो मतलब है नवाज शरीफ कैंप के लोग हैं वो भी उसी तरह रहेंगे। तो ऑडियो आया, जैसे आप लोग समझते हैं ना कि इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस आए शरीफ फैमिली के खिलाफ, लेकिन जो उनकी सपोर्ट बेस है वो उसी तरह इंटैक्ट है। और इसी तरह इमरान खान के भी अगर आप देखें तो उसी तरह जो आप किसी भी तरह की वीडियो लीक्स लेकर आ जाएं, आप अगर सही भी हो तब भी मैं नहीं समझता कि उनकी सियासत पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो उसी तरह से कायम दायम है। और ये हर पार्टी का एक अपना कैप्टिव क्राउड है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, एएनपी हो, तो लोग इसी तरह से तकसीम है। तो मुझे वो नेपोलियन का जुमला याद आता है कि जी वो देयर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, देयर आर ओनली एनिमीज एंड लवर्स। तो हमारे सियासत में भी लवर्स हैं, चाहने वाले हैं। उसी जमाने की हम सियासत भी करते नेपोलियन के अहद की, क्योंकि वो वाला नहीं है कि हमारा मंशूर पे लोगों को डिसाइड कर रहे हो कौन कितना ईमानदार है, इसकी कितनी पब्लिक सर्विस है। तो मैं समझता हूँ ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये प्रोपेगेंडे की वो टेक्निक्स हैं कि जिसका जो है उससे कोई मनफी काम तो आप ले सकते हैं। सियासत को मुसलसल आप उसका जो कहते हैं ना कि हर वक्त देख जो है चढ़ी रहेगी, उबलती रहेगी, लेकिन वो किसी सिम्प पे नहीं जाएगी। और वो चाहे वो इमरान खान जो है या पीटीआई के लोग अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा करते तो अपनी दिल को तसल्ली देते हैं, इसी तरह जो उनके मुखालफीन हैं वो इमरान खान को कितना ही टारगेट कर लें। और वो अगर अब तो इल्जाम ये हो रहा है ना कि जी डीप फेक है और उसके अंदर मतलब है सही वो तो वीडियो ही जो है जाली है, तो अगर ये वाली सूरत हाल है तो मैं नहीं समझता कि इससे उनकी इमरान खान की सियासत पे रत्ती बराबर भी फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक जी सही है। अगर बिल्कुल सही है। फिर आपका अगर ये एनालिसिस है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर जाहिर है दूसरा सवाल भी बिल्कुल वैलिड है कि फिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर उसका क्या तज्जिया ये नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है। लेकिन एक चीज राय साहब, आप हर चीज जो है वो अदालतों में जा रही है। ये ऑडियोज में से भी एक ऑडियो अदालत में पहुंच गई है, वो जो 123 इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाने वाली दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की गई हुई है, उसके साथ इसको क्लब कर दिया गया है कि देखें जी यहां पर तो कई वज़रा इस्तीफों की बात कर रहे हैं, स्पीकर का ये फैसला नहीं है, ये फैसला जो है ये तो कुछ वज़रा का है जो स्पीकर पर इंपोज किया गया है, तो स्पीकर का अपना इख्तियार जो है वो तो उससे साबित नहीं होता। आप क्या समझते हैं, पहले ऑडियोज की फोरेंसिक होगी, इसका सही होना तस्लीम किया जाएगा, फिर जाकर इसकी में अदालत में इसकी कोई सेंसिटिविटी होगी, क्या होगा? अच्छा, बात हो रही है डीप फेक ऑडियोज की, वीडियोज की। हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट ही डीप फेक हो, जहाँ पे सिस्टम ही डीप फेक हो, तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि डीप फेक ऑडियोज़ या वीडियोज़ की कोई अहमियत होगी? यकीन करें कि अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो आपको ये जितनी भी आ रही हैं डीप फेक वीडियोज़ या ऑडियोज़ आ रही हैं, इनको अगर आप व्यूअरशिप देखेंगे ये उससे कई गुना कम है। हाँ। कि वो जो एक कोई आ रही है एक वीडियो कि जी वो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं तो मांगने नहीं आया। कभी आप देख लें कि लोग उसको ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, उसको ज़्यादा देख रहे हैं, या वो जो वो अपना कान में ईयरफोन लगाने की कोशिश कर रहे थे उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो अवाम अब ये डीप फेक ऑडियो, बल्कि जिनके बारे में 100% हमें यकीन है कि ये फेक ऑडियोज हैं वो इससे बेहतर बनाई गई हैं, उसकी क्वालिटी इससे बेहतर है। यहाँ पर पैचेस ज्यादा वीडियोस या ऑडियोस में इंटरेस्टेड नहीं है। अवाम एक चीज को ही देख रही है और वो ये समझ रही है कि ये तमाम का तमाम जो असल इशू है फौरी जनरल इलेक्शंस, उससे दूर रखने के लिए अवाम को, या डार साहब आए तो उस वक़्त से ये शुरू हुई कि जनाब वो इशू तो दब ही जाए और ये चीज़ सामने आ जाए जब कोई इशू आ रहा है तो ऑडियोज़ या वीडियोज़, लेकिन आवाम को इन चीज़ों से बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और जहाँ तक बात रहा अदालती, आपने कहा कि जी वहाँ पे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले एक काफ़ी अरसे पहले ऑर्डर कर चुकी है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इवन जजेस को उनकी वायर टेपिंग होती थी और इसको सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया हुआ है और मां सिवाय प्राइम मिनिस्टर के किसी को इजाज़त नहीं, जब तक वो इजाज़त ना दें कि किसी की आप ऑडियो या वीडियो को टैपिंग करें। लेकिन बात यह है कि उससे पहले अभी खोसा साहब की एक बड़ी डिटेल जजमेंट आ गई कि जनाब ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ की जो एविडेंशियली वैल्यू है कि इनकी कानूनी हैसियत क्या है, ये तो साबित किसी भी जगह पे हो नहीं सकती। दिस इज ऑल। ये जो सवाल है कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी बनी है ना, आपने राना सनाउल्लाह साहब इसके हेड हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, रिपोर्ट देंगे मेरा ख्याल है चंद दिन में। देखिए मेरा ख्याल वो कमेटी मैंने भी देखा और बड़ी हाई पावर्ड वो कमेटी है और गालिबन उसमें एजेंसीज भी हैं, DGISI भी हैं मेरे ख्याल में,
और मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी हाई पावर्ड नहीं होगी कि DGISI खुद एक ऐसी शायद कमेटी में हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिसको हेड इंटीरियर मिनिस्टर करेंगे और वो खुद बैठे हुए हैं, अमूमन उनका नुमाइंदा होता है। तो लेट्स सी कि जनाब वो कहाँ से ये इसको कैसे करते हैं इन्वेस्टिगेट और क्या पोजीशन है। अल्टीमेटली चीज़ें जाती हैं अदालत में, ये ज़हन में रखिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर तिया पांचा करती है कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन थी, ये टाइम पीरियड था। लेकिन मसला ये है कि जब तक ये अदालत में जाएंगी तब तक कुछ और आ चुका होगा, और फिर वो अदालत में जाएगा तो सारा रश तो अदालतों की तरफ हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि कई, अभी आप एक केस का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया था कि जी ये रद्दो बदल जो हो रहा है, और वो रिकॉर्ड मंगवा लिया था, लेकिन वो पस मंजर में चला गया क्योंकि और बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। तो जब इसकी बारी आएगी तो तब तक कुछ और आ चुका होगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब लगता है ऐसे है कि सारे फैसले शायद अवाम भी इंतजार नहीं करेगी कि अदालतें करें या सिस्टम करे, और फैसले जब होंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि डर है कि फिर अवाम खुद से फैसले करेंगे, और ये फिर ना कंटेनर्स काम आते हुए आपको नजर आएंगे। हमने तो देखा इस्लामाबाद में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, खंदकें भी खोदी गई हैं रोड्स के बीच में। तो ये चीजें किस तरफ ले जाया जा रहा है मुल्क को। ये जो पाकिस्तान के सेन माइंड्स हैं, इट्स हाई टाइम कि वो इसको सोचें, समझें, संजीदा बुनियादों पर सोचें, और कि बच्चों का खेल बना छोड़ा है, इसको इस चीज से बाहर निकालें और असल इश्यूज की तरफ आएं कि जनाब ये डीप फेक को छोड़ें, पाकिस्तान के गरीब का मसला देखें, इकोनॉमी का और पार ऑफ वोट का देखें, और इलेक्शंस की तरफ जाएं। हबीब साहब, बहुत सारे लोग ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सारा हैकर का किया धरा है, और ये कोई हैकर है, उसने ये सारी ऑडियोज की हैं और अब वो एक एक करके जारी कर रहा है। और ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो इमरान खान की ऑडियोज जारी हो रही हैं वो उसी तरफ से हो रही हैं जो जहां पर हुकूमती लोगों की ऑडियोज जारी हुई थी। शायद ये मुख्तलिफ दोनों हैकर्स हैं, अगर हैकर्स हैं तो ये जिसने भी प्लान किया है, अगर हैकर्स का प्लान नहीं है तो वो क्या हासिल करना चाहता है इससे? कि किसी को दबाव में लाकर शराइत मनवाना मकसूद है, किसी को जो है वो, या पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और बेचैनी में तो इन ऑडियोज के आने के बाद इजाफा ही हुआ है स्टेबिलिटी की बजाय। देखिए असद साहब, आप जब देखते हैं किसी भी मामले की तफ्तीश करते हुए या उसकी तहकीक करते हुए कि आखिरकार इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, इमरान खान की जो भी ऑडियोज़ आ रही हैं या जिस अंदाज में भी पेश की जा रही हैं, वो एक पहले तो वो ऑडियो आती है और उसके बाद ही एक हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है जो उसके मंदरजात के ऊपर होती है कि जनाब देखिए इमरान खान ने ये कर दिया, देखिए इमरान खान ने वो कर दिया। और अब इमरान खान साहब की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है, या कई बात तो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कही गई है कि ये या तो फेक हैं या फिर इन्हें इनकी कांट छांट करके इनके फिक्रे इधर उधर से जोड़े गए हैं। यहाँ पर सवाल वो है जो आमिर ज़िया साहब ने उठाया है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू क्या इस तरह गली गली घूमती फिरेगी? क्या अंदर होने वाली बातचीत जो डेफिनेटली हर मसले पर यकीनन वहाँ पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती होंगी, और फिर हो सकता है किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर इकट्ठे तमाम आरा कहीं एक मौक़िफ़ पे बहस तमहीज़ के बाद आएँ। तो अब अगर किसी एक मौक़िफ़ से पहले होने वाले प्रोज एंड कॉन्स की गुफ्तगू हम इस तरह सामने ले आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के ऊपर कौन एतबार करेगा? पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर कौन भरोसा करेगा? अब फिर ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस की क्या हैसियत रह जाएगी? ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हैकर्स का काम है। मुझे लग रहा है कि ये जो हैकर्स हैं, ये नाम दिया गया है किसी को हैकर का, ये बुनियादी तौर पे डेटा रिलीज है या डेटा की चोरी है। इन दोनों में से कोई एक काम है जो अक्ल सलीम जिसको मानने के लिए तैयार होती है। मैं कोई तहकीककार नहीं हूं, मैं कोई बिल्कुल सही। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। आमिर ज़िया साहब, लॉन्ग मार्च देख रहे हैं इमरान खान साहब का अगले 10 दिन में? कि लॉन्ग मार्च एक तरह का आखिरी जुआ होगा, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च हो जाए, उनके जो जज्बाती सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी और हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, और उससे पहले कोई मतलब है बीच की राह निकल आनी चाहिए। इसके इम्कान जाहिर है कि नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वो पैदर पे ऐसी काम करी कि जिससे मजीद वो चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सड़कों पे निकले, और बकौल उनका गालिबन तजिया ये होगा कि सड़कों पे निकलेंगे तो फंसेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि इस तरह की हरकत हो, लेकिन ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ना हो, क्योंकि अगर सड़कों पे आ जाते हैं
और फिर देखें दो चीजें हो सकती हैं, दो तीन इम्कानात हो सकते हैं ना, आप अगर सिनेरियो बिल्डिंग करें। एक ये हो सकता है कि मतलब है कि फिजल आउट हो जाए, जैसे हुकूमत दावा कर रही है कि इमरान खान उतनी बड़ी मोबिलाइजेशन ना कर सकें, या फिर इमरान खान वो मोबिलाइजेशन करें और वाकई आके इस्लामाबाद को डिसीज कर दें, उसको हर तरफ से घेर लें, अंदर दाखिल हो जाएं। उस सूरत में भी आपको इस बात का नहीं पता होता कि आजकल अवाम बहुत झुलाए हुए हैं, गुस्से में है। वो समझते हैं कि हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, इसका जायज होना है, वो इन क्वेश्चन है। वो समझते हैं कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, करप्शन को हलाल किया जा रहा है जिस तरह से कानून साजी की गई है। तो उसमें चीजें जो है, जब लोग सड़कों पे आते हैं तो जरूरी नहीं कि जो सड़कों पे लेकर आए वो उनको काबू भी रख सकें। तो वो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। और आज आप देखें कि आप के दहशतगर्दी का अफरीद फिर सर उठा के खड़ा हो रहा है। आपके ख्याल में यहाँ प्रोवोक पर किया जा रहा है इमरान बहुत सारे खान को कि वो अगर चंद हफ्ते बाद का भी इरादा रखते हैं तो वो अभी आ जाएं? कंटेनर्स डाल दिए गए, उनको कहा कि आगे दिखाओ, तुम तो आ नहीं सकते। तो क्या उनको प्रोवोक किया जा रहा है? प्रोवोक भी करें, और एक कोशिश ये नहीं हो रही कि जी कोई मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए। मतलब है हमारी पार्लियामेंट इरेलीवेंट हो चुकी है, हमारे सियासतदान अब कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई नहीं करते कि जिस निजाम को बचाना कैसे है, चलाना कैसे, इस निजाम को अवाम दोस्त कैसे बनाना है। पूरी जो बहस अगर आप देखें, वजीर आजम साहब की जो इससे 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले मरियम साहिबा की हुई थी, तो वो सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को किसी तरह डिमोलिश किया जाए। यानी कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा तजाद है वो इमरान खान है बकौल उनके, और उसमें कोई अवाम का तस्करा नहीं था, कोई हुकूमत के अपने प्लान नहीं थे। सिर्फ एक आपको एक झलक आती थी कि कोई कबायली या खानदानी दुश्मनी हो रही है, और पूरा का पूरा जो वक्त है वो आप सर्व कर रहे हैं एक आदमी की किरदार कुशी के ऊपर, और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है। तो वो मैं समझता हूँ कि खुद हुकूमत की भी ख्वाहिश नहीं, उसको पता है कि हुकूमत फंसी भी है। ये लोग इख्तियार में सिर्फ इसलिए आए कि उस तरह की कानून साजी करने के जो बड़े बड़े करप्शन के केसेज हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब के पास 2 केसेस जो हैं 29 अरब रुपए के, इसमें एक का भी आपने तस्करा किया 16 अरब रुपए वाला, और फिर जाहिर है कि वही FIA है, वही लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। तो अब कानून साजी भी हो रही है, अफसर भी तब्दील हो रहा है, गवाह भी तब्दील हो रहा है, कोई किसी का इंतकाल हो रहा है, किसी का इंतकाल कराया जा रहा है। तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो मुल्क जो है, मुझे तो इस वक्त बड़ा खौफ आ रहा है कि आने वाले दिन जो है, आने वाले हफ्ते जो है क्या होगा, अहम होंगे। ठीक है हबीब अकरम साहब, ये दो चीजें एक तो ये बताएं कि लॉन्ग मार्च आपको नजर आ रहा है, और इमरान खान जो है वो क्या लॉन्ग मार्च करके आखिरी जुआ खेलने जा रहे हैं? और दूसरा ये कि 16 अक्टूबर वाला जो ज़मीनी इलेक्शन है, ये क्या वाकई हुकूमत मुश्किल में है और नहीं उतरना चाहती इसमें, जो तासुर मिल रहा है और जो PTI इल्जाम लगा रही है? देखिए, जो बार बार जिस अंदाज से मुलतवी किए जा रहे हैं इलेक्शन, कभी बनामे सैलाब, कभी बनामे कुछ और, तो मामला यही लग रहा है कि हुकूमत एक्चुअली इन इलेक्शन से गुरेज करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा इमरान खान जो 8 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहा हो और फर्ज करें वो 8 की 8 जीत जाए, तो उसके बाद फिर हुकूमत की मुश्किलात में कितना इजाफा होगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन है 8, ये बुनियादी तौर पर 3 सूबों में हो रहे हैं, यानी KP में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं और कराची में हो रहे हैं, तो यानी सिंध में हो रहे हैं। तो अब 3 सूबों में होने वाले इलेक्शन कोई एक शख्स जीत जाता है और फिर वो हुकूमत के खिलाफ पिच्ड भी है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमती मुश्किलात में कितना इजाफा हो जाएगा और हुकूमत की साख के ऊपर कितने बड़े सवालिया निशान आ जाएंगे। तो लिहाजा हुकूमत के लिए बेस्ट रास्ता यही है कि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस को टालती चली जाए। तो देखिए, लॉन्ग मार्च जो है मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या लॉन्ग मार्च होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हरगिज नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को गिराना कोई ऐसा तर्ज अमल नहीं है कि जिसकी तारीफ की जा सके, लेकिन इसके बावजूद अगरचे इस हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि ये हुकूमत अदम एतमाद के बाद वजूद में आई है। यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है। और नहीं, मगर आप कह रहे हैं हबीब साहब के लॉन्ग मार्च के जरिए से हुकूमत को गिराना दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है, लेकिन क्या अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो हुकूमत गिराने में कामयाब हो सकते हैं इमरान खान? मुझे अब लगता है कि अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च का हजम एक खास हद से बढ़ जाता है तो शायद ये हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी। उसकी वजह यह है कि कराइन जो बता रहे हैं वो यही है कि जिस तरह इस्लामाबाद का यानी खुद को महसूर कर लिया गया है इस्लामाबाद के अंदर, ये इस बात की इंडिकेशन है कि हुकूमत के पास इस से निमटने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कुछ पत्थर रख दिए जाए, कुछ कंटेनर रख दिए जाएं या कुछ इस तरह का और मामला कर दिया जाए। एक बार अगर ये लॉन्ग मार्च वहां पहुंच गया तो शायद हुकूमत के पास कुछ ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे।
सही है। अच्छा, एक तरफ इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च की हवाले से बात हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान को नाअहल करने का भी एक फैसला महफूज हुआ है तोशाखाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन में ऐसा। अब उसमें मामला ये है कि 62(1)(f की डिक्लेरेशन जो फैसल वाडा के खिलाफ आई थी इलेक्शन कमीशन की, वो आजकल सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और उसमें चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये डिक्लेरेशन सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही दे सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 62(1)(f की तोशाखाना वाला है, वो अगर फैसल वाडा में ये डिसाइड हो जाता है तो फिर इमरान खान भी सेफ हो जाएंगे कि उनकी डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन तो नहीं दे सकेगी नाअहली की। जी असद, दो पार्ट्स हैं आपके सवाल के। पहला तो है लॉन्ग मार्च का। जी, तो लॉन्ग मार्च, ये असल में समझने की बात है कि लॉन्ग मार्च है क्या। लॉन्ग मार्च ये है कि जी जनाब, एक तरफ तमाम वो कुव्वतें जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं, जो मुल्क में करप्शन, जो मुल्क में एक ऐसी हुकूमत के जो जोड़ तोड़ की हो, जो मुल्क में ऐसे इलेक्शंस जो कि रिग्ड हों, वो चाहती हैं कि वो सिस्टम बरकरार रहे। और इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब हमने इस सिस्टम से निकलना है कि यहाँ पे ऐसी आज़ादी ना हो कि करप्शन की आपको कानून बना दिए जाएं कि जी करप्शन लीगलाइज हो गई। यहाँ पे ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम ना हो कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो मर्जी चाहे, जिस अंदाज में मर्जी चाहे इलेक्शन करवाए। यहाँ पे ऐसी हुकूमत ना हो कि जो खुद से अपने केसेस को ख़त्म कराए। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए क्या एक हम जिसको समझते हैं कि रूटीन से जाके इसको ओवरकम करेंगे, यकीनी तौर पे वो कुव्वतें स्टेटस को वाली नहीं चाहेंगी, प्रोलॉन्ग करना चाहेंगी। लेकिन जो इमरान खान का फोकस है, वो फोकस लॉन्ग मार्च से ज़्यादा उनका है कि जी एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जो कि इलेक्शन फ्री, फेयर और फौरन हो। ये ना हो कि जी अगले 8 महीने या 9 महीने प्रोलॉन्ग होता जाए। तो एक आध माह वो देखेंगे या 15 दिन या 20 दिन, अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं कि जनाब ठीक है ये चेंजेस हो गई हैं, अब ये है, तो हुकूमत तो 2 सीटों पे ही खड़ी है ना। तो मुमकिन तौर पे ये चीज़ ना हो और इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस चीज़ की शायद इमरान खान साहब अफोर्ड नहीं करेंगे कि 8-9 माह तक आप इंतजार करें और फिर इलेक्शन। आपने इसका बहुत लंबा जवाब दे दिया और 62(1)(f वाला रह गया। वो हो ही नहीं सकती जी, वो इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया राय साहब। अगर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया भी तो सुप्रीम कोर्ट में आपको मिल सकता है रिलीफ उनको। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।